सुभाष चंद्र बोस और हिटलर। यूरोप में अस्थायी निवास के दौरान सुभाष चंद्र ने भारतीय राष्ट्रीयता के गैर सरकारी दूत की भूमिका निभाई। यह कार्य शुरू तो उन्होंने ऑस्ट्रिया में किया था, मगर इसका दायरा चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस आदि अन्य यूरोपीय देशों तक फैल गया। ब्रिटिश सरकार उन्हें हर हालत में जर्मनी और इंग्लैंड से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों देशों में भारतीय विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे थे और सरकार को यह शंका थी कि सुभाष इन देशों के छात्र समुदाय को अपनी परिवर्तनवादी एवं सैन्यवादी विचारों से प्रभावित करके राष्ट्र आंदोलन में उतार लेगा। सुभाष चंद्र ने इन यूरोपीय देशों के राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बौद्धिक वर्ग में भी मेलजोल बढ़ाया, जैसे साहित्यकार, अर्थविद्या, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के स्त्री पुरुष। यूरोपीय विद्वानों और लेखकों से उनकी चिट्ठी पत्री भी होती रही। जगह जगह जाकर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति पर व्याख्यान दिए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय संघर्ष के लिए उन्होंने इन सभी देशों के सभी वर्गों से नैतिक समर्थन मांगा। वियना में सुभाष ने ऑस्ट्रिया भारत संघ की स्थापना की। चेकोस्लोवाकिया के गर्म खनिजीय झरनों में अपना इलाज कराने के साथ साथ उन्होंने उपयोगी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क भी बनाए। प्राग जाकर उन्होंने तत्कालीन चेक विदेश मंत्री एडुओई बेंस से महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार विमर्श किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चेकोस्लोवाकिया स्वाधीनता को समर्पित संस्था चेकोस्लोवाक लीजन के चेकोस्लोवाकिया से बाहर स्थापन एवं संगठन की बारीकियों और विशेषताओं को समझने में सुभाष ने विशेष रुचि ली। चेकोस्लोवाकिया भारत समिति के गठन में भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई तथा 1934 में उसके उद्घाटन समारोह में भाषण भी दिया। पोलैंड में उन्होंने भारतीय उद्देश्य के प्रति बेहद सहानुभूति महसूस की तथा पोलिश मित्रों को उन्होंने भी भारत के स्वाधीनता संघर्ष में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के रूस के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए जापान में पोलिश लीजन के सैन्य प्रशिक्षण का भी उन्होंने बड़ी सतर्कता से अध्ययन किया। सुभाष चंद्र के यूरोप प्रवास के दिनों में ही हिटलर और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद जर्मनी यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया था। दक्षिण में मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली शक्तिशाली होता जा रहा था तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ब्रिटेन की चौधराहट के लिए खतरा बनने लगा था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद इंग्लैंड से स्वदेश लौटते हुए गांधी जी का मुसोलिनी ने रोम में अत्यंत उत्साहपूर्ण स्वागत किया। बर्लिन की इंडो जर्मन सोसाइटी ने सुभाष चंद्र के लिए जर्मन विदेश विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श का प्रबंध कर दिया, लेकिन यह विचार विनिमय आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के प्रबल तत्व भारतीय राष्ट्रवादियों की ब्रिटिश सरकार से चल रही लड़ाई में तटस्थ रहना ही पसंद करते थे तथा ब्रिटेन के प्रति हिटलर का रुख दुविधापूर्ण था और उपनिवेशों के पराधीन लोगों के प्रति प्रतिक्रियापूर्ण। लेकिन पार्टी के कुछ असंतुष्ट गुट ब्रिटेन के विरुद्ध उपनिवेशों और पराधीन लोगों के साथ मिलकर मोर्चा जमाने की हिमायती थे। इन गुटों ने सुभाष चंद्र को आश्वासन दिया कि वे बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों को गुप्त रूप से सहायता देंगे। सुभाष चंद्र ने जर्मनी में जीविकोपार्जन करने वाले भारतीयों से भी संपर्क स्थापित किया। इनमें से कुछ ने जर्मन विदेश विभाग के सहयोग से भारत में बगावत फैलाने का प्रयास किया था और प्रथम विश्व युद्ध के दिनों से ही राजनीतिक निष्कासन भुगत रहे थे। कुछ जर्मन समाजवादियों के साथ थे, बाकी थे भारत से नए नए आए युवा छात्र। इस अंतिम वर्ग के मार्गदर्शक थे ACN नाम्बियार, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से बर्लिन में इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की थी।
आधिकारिक सूत्रों से हुए विचार विमर्श के निष्फल सिद्ध होने पर सुभाष चंद्र ने भारत संबंधी प्रचार के लिए प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने लगे, व्याख्यान देने तथा लिखने पढ़ने वाले लोगों से मेलजोल बढ़ाने की और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। म्यूनिख की जर्मन अकादमी के निदेशक फ्रांच टायरफेल्डर से सुभाष चंद्र की अंतरंग मित्रता हो गई और दोनों ने भारत जर्मन सहकार का एक कार्यक्रम भी तैयार किया, लेकिन सरकारी हलकों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। यूरोप से भारत रवाना होते समय मार्च 1936 में नाज़ी जर्मनी के प्रति सुभाष चंद्र ने इन शब्दों में अपनी खीज और निराशा व्यक्त की थी। म्यूनिख में हाल ही में दिया हिटलर का हर भाषण नाज़ी दर्शन का सार प्रस्तुत करता है, जिसका वैज्ञानिक आधार बड़ा दुर्बल है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यूरोप और एशिया में आपसी अमन चैन हो ही नहीं सकने की बात करना ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है। जर्मनी का नया राष्ट्रवाद स्वार्थपरता तथा जातीय हेकड़ी से अभिप्रेरित है। जब हम विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य से अपनी आजादी और अधिकारों के लिए लड़ रहे हों, तो किसी भी राष्ट्र द्वारा अपमान या अपनी प्रजाति और संस्कृति पर आक्रमण नहीं कर सकते। कुछ वैध ऐतिहासिक कारणों से इटली में सुभाष की बेहद रुचि थी। बटे हुए लोगों ने किस तरह राष्ट्र एकता और अंत में राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करके समेकित राष्ट्र प्रशासन की स्थापना की। भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के लिए इसका बड़ा महत्व था। सुभाष चंद्र ने इतालवी स्वाधीनता संग्राम रिसोरेजिमेंटो के पूर्ववर्ती भूमिगत क्रांतिकारी तंत्र कार्बोनारी के संगठन वृत्तांत का बड़ी चौकसी से अध्ययन किया। यूरोप में अपने मित्रों और भारतीय छात्रों से बातचीत के दौरान वह अक्सर इटली के लोगों को एक करके उनमें स्वाधीनता तथा गणतंत्र की चेतना फूंकने वाले तरुण इटली के रत्नशिल्पी मात्सिनी की चर्चा कर बैठते। वस्तुतः भारतीय एकता और स्वाधीनता के लिए एक छोटे से लेकिन सुसंगठित क्रांतिकारी सेनाग्र की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस तथा मात्सिनी में कई ऐतिहासिक समानताएं मिलती हैं। यूरोप में अपने मित्रों से उन्होंने कहा कि नई दृढ़ राष्ट्र चेतना के पूर्वगामी केवल युवा हो सकते हैं, जो पुकारते ही देश हित में सर्वस्व त्यागने की प्रेरणा और प्रशिक्षण से लैस हो। रोम में एक बार सुभाष चंद्र को मुसोलिनी से बड़ा रोचक वार्तालाप हुआ। मुसोलिनी ने पूछा, क्यों आपको विश्वास है कि भारत शीघ्र स्वाधीन हो जाएगा? सुभाष ने दृढ़ता से कहा, हाँ। इस पर मुसोलिनी ने पूछा कि आपकी आस्था स्वाधीनता प्राप्ति की संशोधनवादी प्रणाली में है या क्रांतिकारी प्रणाली में? सुभाष ने कहा कि वे क्रांतिकारी प्रणाली के पक्षधर हैं। मुसोलिनी बोला, तब तो आपको उम्मीद भी रखनी चाहिए। सुभाष चंद्र को तुर्की के प्रति भी बड़ा जिज्ञासा थी, जहां मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में आधारभूत परिवर्तन हुए थे और देश एक सूत्र हो गया था। उन्हें लगता था कि भारत तथा तुर्की की बहुत सी समस्याएं एक जैसी हैं और दोनों देशों में बहुत से एक जैसे सुधार लागू हो सकते हैं। देश के आधुनिकीकरण के लिए जो सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक समाधान तुर्की के लिए आवश्यक साबित हुए थे, उनमें से वे कुछ भारत लाना चाहते थे। पहला, 19वीं शताब्दी। शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी शब्द रेसिरेक्शन या रिसजेंस और हिंदी के पुनरुत्थान से मिलते जुलते। इतालवी राष्ट्र की स्थापना का श्रेय रिसोरेजिमेंटो को ही जाता था। दूसरा, 1811 में गठित उद्देश्य था इटली में एकता और गणतंत्र की स्थापना। कार्बोनारी नाम का उद्भव कार्बन श्रमिकों की बैठक और ठेठ उनकी भाषा जागृत से हुआ माना जाता है। यूरोप में चारकोल बर्नर्स के रूप में विख्यात ये श्रमिक लकड़ी का कोयला बनाने वाले भट्टियों में काम करते थे। तीसरा, जूसप मात्सिनी क्रांतिकारी 1805 से 72। पश्चिमी में ज्यादातर कमाल आतातुर्क के नाम से उद्धित है।
1881 से 1938 जनरल और तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल तथा कमाल पाशा के नाम से भी प्रसिद्ध है में भी लागू करना चाहते थे। खास तौर पर वे यह समझाना चाहते थे कि कमाल अतातुर्क ने जर्मनी से प्राप्त तकनीकी तथा सैन्य कौशल के जरिए एक प्राच्य देश को किस प्रकार आधुनिक बनाया। भाषाई सुधार की दिशा में जिस एक उपाय से सुभाष अत्यंत प्रभावित थे वह था संपूर्ण तुर्क जनता को एक सूत्र में पिरोने के लिए अनेक प्रचलित देशज लिपियों की जगह एकमात्र मेन लिपि का अंगीकरण। तुर्की संबंधी खोजबीन और अध्ययन के परिणाम स्वरूप सुभाष कमाल आतातुर्क के जबरदस्त प्रशंसक बन गए। वर्ष 1934 के अंत में उन्हें खबर मिली कि पिता जानकीनाथ की स्थिति गंभीर है। परिजनों ने कहा कि पिता के अंतिम दर्शन के लिए वे हवाई जहाज से चले आए। तुरंत वे भारत लौट पड़े, लेकिन 1.5 दिन लेट पहुंचे। पिता बेटे को देख पाने की इच्छा लिए ही परलोक गमन कर गए थे। कलकत्ता पहुंचते ही सुभाष को एलिगन रोड वाले अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। करीब महीने भर तक प्रायः बंदी बने वे वहीं पड़े रहे। जनवरी 1935 की शुरू में वे यूरोप लौटे और दोबारा अपने इलाज और भारत संबंधी काम में लग गए। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।